हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या क्या ऐसे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स आएंगे जिनको आप पढ़ने वाले हो कि ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर इनकी क्या स्टेटस थी, कैसी सिचुएशन थी। जिसमें पहला सेक्टर हमारा आया था एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसमें हमको ये देखने के लिए मिला कि किस तरह की स्टेटस थी और कैसा स्टैग्नेंट सिचुएशन थी एग्रीकल्चर में, है ना, ब्रिटिश पीरियड के दौरान में। और ये स्टैग्नेशन क्यों था, उसके रीजंस क्या हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला रीजन स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर का ये है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको हम ज़मींदारी प्रथा भी कहते हैं हिंदी में। ओके, तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर ज़मींदारी प्रथा ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे और इस एम के साथ लेकर आए थे ताकि ये अपने कॉलोनियल गवर्नमेंट के रूल को उसके रेवेन्यू को बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। ओके, इस सिस्टम में क्या होता है कि ज़मींदार को हम एक ओनर की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, हम नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनर की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। और उनको राइट्स दिए जाते थे कि ये कल्टीवेटर्स से लगान कलेक्ट करेंगे फार्मर्स से, ठीक है। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये ब्रिटिशर्स और कल्टीवेटर्स के बीच में लिंक हुआ करते थे। कल्टीवेटर्स खेती करके अपना अनाज उगाएंगे और उसको बेचकर जो पैसा आएगा उसमें से कुछ हिस्सा या फिर बहुत सारा हिस्सा है ना ज़मींदारों को देना पड़ता था, और ज़मींदार इस हिस्से को ले जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके बदले में उनको कुछ राइट्स देती थी, कुछ बेनिफिट्स देती थी। अच्छा, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उनको लगान सबमिट करने का एक फिक्स डेट बनाया था। अगर इस फिक्स डेट पर ज़मींदार वो लगान सबमिट नहीं कर पाते थे तो उनके राइट्स सारे उनके हाथ से चले जाते थे। मतलब ज़मीन और लगान कलेक्ट करने का अधिकार वो सब कुछ चला जाता था। तो इसके लिए ज़मींदारों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता था कि भाई वो लगान समय पर दे दें, है ना। और ऐसा कुछ रूल नहीं बनाया था कि आपको कितना लगान लेना है, ज़मींदार चाहें तो वो कितना भी लगान ले सकते थे। और दोनों ही, चाहे वो ज़मींदार हो चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं था कि किसानों की क्या हालत है उस फसल को उगाते समय। मतलब क्या वो उस फसल को ढंग से उगा पा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ लगान से मतलब था। सो दिस मेड फार्मर्स इकोनॉमिकली एंड फिजिकली वीक, एज ज़मींदार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्लीज करने में इंटरेस्टेड थे और उनको एग्रीकल्चर और कल्टीवेटर्स की सिचुएशन को सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बाद में दूसरा रीजन है फॉर द स्टैग्नेशन इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि आप जो फसल उगा रहे हैं उसे कंज्यूम करने की बजाय हम क्या करेंगे, उसको बेच के पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो ब्रिटिश रूल के दौरान में फार्मर्स को हायर प्राइस दिए जाते थे कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसकी वजह से उन्होंने फिर यही करना ठीक समझा कल्टीवेटर्स ने कि भाई अगर हमको इसके ज़्यादा दाम मिल सकते हैं तो वो फूड क्रॉप्स की बजाय कैश क्रॉप ज़्यादा उगाने लग गए अल्टीमेटली। लेकिन हुआ क्या कि कमर्शियलाइजेशन से भी उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई, क्योंकि अल्टीमेटली ना ये खरीदते तो ब्रिटिशर्स ही थे और उसमें उनको जितना भी पैसा मिल पाता था उसमें वो अपनी खेती संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात होती थी। कंजम्पशन के लिए फूड क्रॉप्स इतने हो नहीं पा रहे थे। सो अल्टीमेटली ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ही उनके ये रॉ मटेरियल्स को, क्रॉप्स को यूज़ कर रहे थे एज अ रॉ मटेरियल। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा रीज़न हुआ किस चीज़ के लिए, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा क्या कह रहे हैं, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इसके बाद फर्टिलाइजर्स का कोई यूज़ नहीं, इसकी वजह से एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी के लेवल में बहुत गिरावट आई। और कल्टीवेटर के पास ना तो कोई मीन्स थे ना ही कोई इंसेंटिव्स थे कि वो एग्रीकल्चर में उसे इन्वेस्ट कर पाए। दैट मीन्स उनके पास अपने
खुद के कंजम्पशन के लिए पैसे नहीं थे, एग्रीकल्चर में पैसा लगाने के लिए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो उनके पास वो सारे रिसोर्सेज थे नहीं, ज़मींदार को कोई लेना देना नहीं था, और ब्रिटिशर्स ने भी बहुत कुछ ऐसा उन लोग के लिए कर नहीं दिया था कि जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। इसकी वजह से ये बहुत मुश्किल हुआ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो इंट्रोड्यूस कर पाए। अगर थोड़ी बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी ब्रिटिशर्स लेकर भी आए थे, तो कल्टिवेटर्स के पास में वो रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो उसको एक्वायर कर पाए या उसको यूज़ भी कर पाए। इसकी वजह से लगातार लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी आती रही एग्रीकल्चर में। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्केर्सिटी मतलब होता है कमी। स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट की कमी। अभी हमने जो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ा, हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास फर्टिलाइजर्स नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसका मेन रीज़न यही तो था कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं थे। तो स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लीड्स टू द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, इन सबको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं था हमारे पास। तो एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइज होने के बावजूद एक बहुत बड़ा सेक्शन किसानों का है ना, स्मॉल फार्मर्स का, शेयर क्रॉपर्स का, उनके पास ना तो रिसोर्सेज थे ना टेक्नोलॉजी थी कि वो एग्रीकल्चर में एक इन्वेस्टमेंट कर पाते जिससे उनका कंडीशन सुधर सकता था। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे कि हमने स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के रीजंस पढ़े। उन रीजन में सबसे पहला रीजन हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दैट इज ज़मींदारी प्रथा। नेक्स्ट वन इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड देन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड देन स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आगे हम इसमें देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड के बारे में भी। सो बी विद मी, गुड डे।